कोमल सपना सबके मन पर छाया है। सुनता हूँ मैं हर पल लेकिन तुमने ये बतलाया है। सोच की कोई दिशा नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। नमस्कार श्रोताओं, होली की तैयारियां तो अब तक अमूमन हर किसी के घर पर पूरी हो चुकी होंगी और अब इंतजार हो रहा होगा बड़ी ही बेसब्री से रंगों के प्यारे त्योहार का। पर ध्यान रहे कि ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल हो और गुलाल के साथ ही इस होली का मजा लिया जाए, वरना हमारी थोड़ी सी देर की हुल्लड़बाजी कभी कभी हम पर भारी भी पड़ जाती है। रंगों की इस होली को एक दूसरे के साथ कुछ यूं मनाने की कोशिश करिए कि पुराने सभी शिकवे मिट जाएं और रिश्तों में नए रंग घुल सके। तो फिर सुरक्षित होली की इसी शुभकामना के साथ हम शुरू करते हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड का ये रंगीन सफर। दोस्तों, सबसे पहले बात एक ऐसे गुरु की जिसने निस्वार्थ देश के गौरव को बढ़ाने में अपना योगदान किया है। इन्होंने खुद के हुनर से अपने चेलों को ऐसे संवारा कि फिर उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे किसी का गुरु बनना आसान नहीं है, क्योंकि एक सच्चा गुरु वही होता है जो सीखने वाले को खुद से भी बेहतर बनाने में कामयाब हो सके। आज ही के दिन सन 1901 में राजस्थान के झुंझुनू जिले में जन्म हुआ था कुश्ती प्रशिक्षक गुरु हनुमान का। गुरु हनुमान का वास्तविक नाम विजयपाल था, जिस विजयपाल ने अच्छे पहलवानों को शिकस्त दी थी। वो बचपन में बेहद ही कमजोर कदकाठी के हुआ करते थे। अब क्योंकि गुरु हनुमान कमजोर थे, इसीलिए अक्सर ताकतवर लड़के इन्हें तंग किया करते थे। बस रोज रोज की इसी समस्या को खत्म करने के इरादे से इन्होंने बचपन में ही पहलवानी को अपना लिया और फिर कुश्ती के प्रति अपने प्रेम के चलते 20 साल की उम्र में ये दिल्ली आकर बस गए। कुश्ती के प्रति इनके प्रेम को देखते हुए ही भारतीय उद्योगपति के बिरला ने उन्हें अखाड़ा चलाने के लिए दिल्ली में जमीन भी दान में दे दी थी। बस फिर ये बात तो सभी जानते ही हैं कि जितने पहलवान उनके सानिध्य में आगे निकले हैं, शायद ही किसी और गुरु को इतना सम्मान मिला हो। सन 1940 में गुरु हनुमान ने आजादी की लड़ाई में भी भाग लिया था और 1947 में हुए विभाजन के दौरान इन्होंने शरणार्थियों की दिल खोल कर सेवा की थी। वर्ष 1947 के बाद से ही हनुमान अखाड़ा दिल्ली में पहलवानों का मंदिर बन गया। गुरु हनुमान अपने शिष्यों के लिए एक गुरु ही नहीं बल्कि उनके पिता समान थे। गुरु हनुमान दिल्ली में रहते जरूर थे, लेकिन उनका रहन सहन, खान पान व पहनावा बिल्कुल गांव की तरह ही था। भारतीय कुश्ती में वो माहिर माने जाते थे। उन्होंने भारतीय स्टाइल में अंतर्राष्ट्रीय स्टाइल को शामिल करके देश को बहुत से एशियाई चैंपियंस दिए। पहलवानों को कुश्ती के गुर सिखाने के लिए उनकी लाठी कुश्ती जगत में मशहूर थी, जिसके प्रहार से उन्होंने महाबली सतपाल, करतार सिंह, 1972 के ओलंपिक चैंपियन प्रेमनाथ, सैफ विजेता वीरेंद्र ठकराना, सुभाष पहलवान, हंसराम पहलवान जैसे अनगिनत पहलवान देश की सेवा में तैयार किए। ये गुरु हनुमान की लाठी का ही कमाल था, जो अखाड़े के पहलवानों को सुबह 3 बजे ही उठा दिया करता था। इस अखाड़े से खिलाड़ियों ने न केवल पहलवानी बल्कि आत्मनिर्भरता व आत्मीयता जैसे गुण भी सीखे। कुश्ती के प्रति गुरु हनुमान के प्रेम की भावना और उनके योगदानों का सम्मान करते हुए सन 1988 में भारत सरकार ने इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा था, जबकि इसके पहले वर्ष 1983 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था। गुरु हनुमान जैसे लोग आज बहुत ही कम होते हैं जो अपने शिष्यों को अपने बेटे की तरह प्यार करते हों। उनके 3 शिष्यों सुदेश कुमार, प्रेमनाथ व वेद प्रकाश ने 1972 कार्डिफ कॉमनवेल्थ खेल में स्वर्ण पदक जीता था।
जबकि सतपाल पहलवान और करतार सिंह ने 1982 व 1986 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा गुरु हनुमान के 8 शिष्यों ने भारत का खेल सम्मान अर्जुन पुरस्कार भी जीता है। गुरु हनुमान ने पहलवानी के लिए जीवन पूरी तरह से समर्पित कर दिया था और इसीलिए कभी भी शादी नहीं की। 24 मई 1999 को हरिद्वार में हुई कार दुर्घटना में इनकी मौत हो जाने के बाद भी इनका नाम आज पूरे देश में नजर आता है। आज गुरु हनुमान को याद करते हुए समस्त कुश्ती खेल जगत व बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की ओर से इन्हें हमारा नमन। ये फिल्म इंडस्ट्री भी कितनी कमाल की जगह है। यहाँ आपका सिक्का कब जमेगा और कब नहीं कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ तक कि आजकल तो अक्सर हमें फिल्मों में नए नए चेहरे भी नजर आते रहते हैं और ऐसे ही नए चेहरों में से एक खास चेहरा है अभय देओल का। जी वही अभय देओल जिन्हें अपनी पहली ही फिल्म से लोगों का दिल जीतने की आदत सी पड़ चुकी है। कोई भी रोल हो, अभय की स्टाइल और चेहरे के भाव उसमें रमे हुए ही नजर आते हैं। चल भाई हो जा शुरू। खर्चा कंट्रोल कर, टैक्स भी देना है। तू एक कलेक्टर तू एक कमिश्नर फिर भी सलाका अंदर ओए लकी लकी ओए ओ लकी ओए लकी लकी ओए ओ लकी लकी ओए लकी लकी ओए लकी लकी ओए लकी लकी ओए। अभय देओल का जन्म 15 मार्च 1976 में एक जाट सिख परिवार में हुआ था। इनका ताल्लुक हिंदी सिनेमा के बड़े कलाकारों में शुमार धर्मेंद्र जी के परिवार से है। दरअसल अभय धर्मेंद्र जी के भाई के बेटे हैं। खुद अभय का मानना है कि उन्हें बचपन से ही अभिनय से लगाव था, लेकिन अपने पिता के कारण उन्हें इस इंडस्ट्री में आने में थोड़ा सा वक्त लग गया। वैसे लेट होने की एक वजह ये भी रही कि वो बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए जब पढ़ाई पूरी हो गई तो बस इन्होंने भी अपने बड़े भाइयों सनी व बॉबी देओल की तरह एक्टिंग को बतौर करियर चुन लिया। अभय ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत सन 2005 में इम्तियाज अली निर्देशित फिल्म सोचा ना था से की थी। फिल्म में इन्होंने सभी को ऐसे रिझाया कि लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि आने वाले दिनों में ये चेहरा इंडस्ट्री में छा जाएगा। और फिर देखिए ना, हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक के बाद एक आहिस्ता आहिस्ता हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, देवडी, चक्रव्यूह और रांझना जैसी कई सफल फिल्मों का खास हिस्सा बनते चले गए। बंदूक का आतंक तो कुछ नहीं आदिल। गरीब को गरीब रखना, उसकी जमीन को लूट लेना, उसके सारे अधिकारों को छीन लेना, असली आतंक तो ये है और ये तुम्हारी सरकार कर रही है। और अब हर गरीब आदिवासी के खून में एक नया क्रोध उबल रहा है और वो क्रोध बंदूक की नली से ही निकलेगा। निर्माता निर्देशक फरहान अख्तर की फिल्म जिंदगी न मिलेगी दोबारा के लिए इन्होंने स्पेन में डीप सी डाइविंग की स्पेशल ट्रेनिंग भी ली थी। और इससे भी खास बात तो ये है कि सेनोरिटा वाले गाने में इन्होंने बतौर प्लेबैक सिंगर काम किया था। मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेनोरिटा, चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ खो जाए, भूले हम होता हम है क्या, सेनोरिटा सुनो सुनो सेनोरिटा कहते हैं। सन 2009 में इनकी फिल्म देवडी को देखने के बाद क्रिटिक्स ने इन्हें 5 में से 5 स्टार दिए थे और एक मैगजीन ने इन्हें टाइटल दिया था द न्यू फेस ऑफ इंडियन सिनेमा। फिल्म में बतौर नायक अपने आप को स्थापित करने के बाद इन्होंने फॉरबिडन फिल्म्स नाम से अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी शुरू की।
फिलहाल अब इन दिनों अभय अपनी कंपनी और हुनर के साथ अपने आप को दिन पर दिन आगे बढ़ाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तो आज अभय देओल को हमारी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, साथ ही नए व उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। श्रोताओं, ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतवासी अपने जीवन में सर्वाधिक सम्मान भारतीय सेना को ही देते हैं। और यही सच भी है, क्योंकि इन सच्चे सिपाहियों ने देश की रक्षा के लिए कभी भी अपने प्राणों की परवाह नहीं की है। बात प्राचीन काल की हो या फिर जंगे आजादी और उसके बाद के समय की, हम चैन से सो सकें इसके लिए सीमा पर और देश के भीतर हर जगह इन सैनिकों ने हमारी रक्षा की है। ऐसे ही बलिदानों का एक मंजर पूरी दुनिया ने नवंबर 2008 में देखा था। इस दौरान करीब 100 साल पुराने मुंबई के ताजमहल पैलेस में आतंक ने अपना भयानक चेहरा दिखाया था। 26/11 के इन हमलों में शहीद हुए 31 वर्षीय मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का चेहरा आज भी हमारी आंखों में वैसे ही हंसते हुए नजर आता है। उन्नीकृष्णन के ये आखिरी शब्द उनके जांबाज हौसलों को बयां करने के लिए काफी हैं। अपने ही साथियों को बचाते हुए उन्होंने आतंकवादियों की गोलियों का सामना किया और वहां बंधक बनाए गए लोगों को बाहर निकालने में मदद की। आज ही के दिन 1977 में जन्मे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन भारतीय सेना के NSG कमांडो थे। संदीप बेंगलौर की एक नैयर फैमिली से ताल्लुक रखते थे। इनके पिता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से सेवानिवृत्त अधिकारी थे। संदीप अपने माता पिता के एकमात्र सुपुत्र थे। शुरुआत के 14 साल बेंगलौर के फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल में बिताने के बाद इन्होंने 1995 में ISC बेंगलौर से विज्ञान विषय में अपना स्नातक पूरा किया। वो पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही आगे रहते थे, लेकिन फिर भी किसी और दिशा में जाने की बजाय संदीप ने सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का फैसला किया। वो अपने स्कूल और सहपाठियों के बीच अपनी खेल गतिविधियों के कारण खासे मशहूर थे। शायद यही वजह थी कि सभी इन्हें एथलीट कहकर बुलाते थे। बात अगर संदीप के शौक की करें तो वो हमसे अलग नहीं थे। उन्हें भी ज्यादातर युवाओं की तरह म्यूजिक सुनना व मूवीज देखना काफी पसंद था, लेकिन एक आदत उनकी ऐसी थी जो उन्हें हमसे अलग बनाती थी, और वो थी खुद से ज्यादा दूसरों के लिए समर्पण की भावना रखना। उनकी इसी भावना ने सेना में उनकी छवि को भी सबसे अलग बनाए रखने में खास भूमिका निभाई। सन 1995 में संदीप ने पुणे स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला लिया। NDA के इनके एक साथी का कहना है कि संदीप और कुछ साथी एक बार हम सभी सिंहगढ़ किले पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे। किस्मत से उस दिन मौसम भी बारिश का हो गया। ऐसे में फिसलने की गुंजाइश पड़ गई थी, पर संदीप सबसे आगे बहादुरी से चलता रहा
और हम सब उसके पीछे पीछे। जब हम सभी ऊपर पहुँचे तो हमें बहुत तेज प्यास लग रही थी, इसीलिए हम एक झरने की तरफ गए। ये वही झरना था जिसका प्रयोग खुद छत्रपति शिवाजी व उनके सैनिक किया करते थे। संदीप वहाँ सबसे पहले पहुँचा और कुएं से पानी निकालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वहाँ टूरिस्ट की लाइन लगती गई। यहाँ तक कि इतनी प्यास लगने के बावजूद उसने खुद एक बूंद भी पानी अभी तक नहीं पिया था। तो साथियों, ऐसी थी मेजर संदीप की शख्सियत, जिसे देखकर हर कोई उनका साथी व शागिर्द बन जाया करता था। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 12 जुलाई 1999 को संदीप उन्नी कृष्णन को बिहार रेजिमेंट की 7वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट का पद सौंपा गया। जुलाई 1999 में ऑपरेशन विजय के दौरान संदीप ने अपने साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सैनिकों की गोलियों का सामना डट कर किया था। इस तरह जम्मू कश्मीर व राजस्थान जैसे अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय सेना की सेवा करने के बाद संदीप का चुनाव नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी NSG में हो गया, जहां प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इन्हें जनवरी 2007 को स्पेशल एक्शन ग्रुप में शामिल होने का मौका मिला। यहाँ रहकर संदीप ने NSG के बहुत से ऑपरेशंस में अपने साहस का परिचय दिया। यहाँ तक कि सेना के सबसे कठिन माने जाने वाले प्रशिक्षण घातक में भी संदीप ने टॉप किया था, जिसके तहत इन्हें इंस्ट्रक्टर का ग्रेड मिल गया। इसके बाद बहुत जल्द वो वक्त आया जब संदीप को मुंबई हमलों के दौरान ऑपरेशन ब्लैक टोरेंडो का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 26/11 के इस हमले में उन्हें ताजमहल होटल के बचाव का दायित्व सौंपा गया था। उन्होंने 10 कमांडो वाले दल का प्रतिनिधित्व करते हुए होटल के परिसर में प्रवेश किया और इसकी 6ठी मंजिल तक पहुंच गए, जहां पहुंचकर उन्हें इस बात की आशंका हुई कि आतंकवादी शायद 3री मंजिल पर हैं और उन्होंने कुछ महिलाओं को बंधक बनाया हुआ है। दरवाजा तोड़कर उन्होंने गोलीबारी का सामना किया, जिसमें उनके कमांडो सुनील यादव घायल हो गए। मेजर संदीप ने अपनी चिंता किए बगैर सुनील को वहां से निकाला। साथ ही वो लगातार आतंकवादियों की गोलियों का जवाब भी देते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने भागते हुए इनका पीछा भी किया। इसी बीच पीछे से उन पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई और यही वो वक्त था जब इन्होंने देश को आखिरी बार सलाम किया। On 26th night at 11:15 he called me. He said, Dad, something is going on in Bombay. Some firing is going on. Okay, but I took it very lightly. It's only firing, no bomb blast or anything. 28th morning, I switched on the TV again, and the reader was wrapping up the news, and she was telling the last line of the news. The bad news is that Major Sandeep Unnikrishnan of NSG has lost his life. I heard it fully. Yes, the same feeling was that something was going out of me. I felt some heat is going out of me, that type of feeling. I looked at my wife, she was in the kitchen. I didn't tell her, I told her that something about, I heard some name about Unnikrishnan. She started shouting.
शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया और सभी ने देश के इस वीर शहीद बेटे को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मेजर संदीप की वीरता को सम्मानित करते हुए मरणोपरांत भारत सरकार ने इन्हें वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। आज भी जब कभी मुंबई हमलों का जिक्र हो या फिर साहस व वीरता की मिसाल देनी हो तो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का नाम खुद ब खुद जुबां पर आ ही जाता है। पर साथियों, शहीदों को श्रद्धांजलि देना मात्र ही काफी नहीं है। अगर हम सच में उन्हें अपना रक्षक समझते हैं तो उनके बलिदान का सम्मान भी हमें मिलकर करना होगा। और यही हम सभी की ओर से इन जैसे वीर शहीदों को हमारी असली भेंट होगी। आज मेजर संदीप को उनकी जयंती पर पूरा देश सलाम कर रहा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा। भारत में सिनेमा के 100 वर्ष पूरा होना हमारे लिए एक गर्व का मौका था। आज से 100 बरस पहले देश गुलामी की बेड़ियों में कसा हुआ था। यहाँ तक कि 1857 के विद्रोह को हुए भी आधी सदी बीत चुकी थी। ऐसे वक्त में फ्रांस के लूमियर ब्रदर्स ने सिनेमेटोग्राफ का आविष्कार किया और उससे तैयार की गई फिल्मों को 28 दिसंबर 1895 को पेरिस के एक कैफे में सार्वजनिक रूप से दिखाया गया। इसके बाद 7 जुलाई 1896 को उन्होंने बॉम्बे के वॉटसन होटल में अपनी इन फिल्मों का प्रदर्शन किया। उस वक्त तक किसी को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि एक दिन अरब सागर के किनारे बसा ये शहर फिल्मों का एक ऐसा गढ़ बन जाएगा जहां हर साल दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्मों का निर्माण किया जाएगा। भारत में सिनेमा के प्रथम प्रदर्शन के इस मौके पर एक ऐसा व्यक्ति भी मौजूद था दोस्तों, जिन्हें पहले ऐसे भारतीय होने का गौरव प्राप्त है जिन्होंने देश में पहले मोशन पिक्चर्स यानी वृत्त चित्र का निर्माण किया था। हो सकता है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इनका नाम ना सुना हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि दादा साहब फाल्के से भी पहले इन्होंने मोशन पिक्चर की नींव रखी थी। मुंबई में लूमियर ब्रदर्स की फिल्में देखकर जिस शख्स के मन में सबसे पहले फिल्में बनाने का ख्याल आया, उन्हें सावे दादा के नाम से जाना जाता है। वैसे इनका वास्तविक नाम हरीशचंद्र सखाराम भाटवडेकर था। हरीशचंद्र उर्फ सावे दादा का जन्म आज ही के दिन 1868 में हुआ था और ये मुंबई के ही निवासी थे। लूमियर ब्रदर्स के यहाँ आने के काफी साल पहले से ही बतौर प्रोफेशनल फोटोग्राफर काम कर रहे थे। पहले फिल्म प्रदर्शन को देखने के बाद इन्होंने बिना देर किए लंदन से एक मूवी कैमरा यानी सिनेमेटोग्राफ मंगवाया और प्रोजेक्टर की मदद से रोजमर्रा की गतिविधियों को फिल्माना शुरू कर दिया। सावे दादा ने इस दौरान मुंबई के प्रसिद्ध हैंगिंग गार्डन में 2 मशहूर पहलवानों पुडलिंग दादा व कृष्णा नाहवी के बीच हुई कुश्ती के मुकाबले को फिल्माया। उस समय फिल्म को प्रोसेस करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया था। इसके बाद वर्ष 1901 में जब एक भारतीय छात्र कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से गणित में सबसे अधिक अंक प्राप्त करके स्वदेश लौटा तो उसका जहाज से उतरने पर भव्य स्वागत किया गया। सावे दादा ने इस बिरले अवसर को भी अपने कैमरे में कैद किया था। साथियों, इस फिल्मांकन को ही भारत की पहली न्यूज रील माना जाता है और सावे दादा को प्रथम भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। इस तरह इन्होंने एक के बाद एक दिल्ली दरबार व अ मैन एंड हिज मंकीज जैसे कई विषयों पर फिल्मांकन किया, जिनमें से कुछ को भारत के पहले मोशन पिक्चर्स यानी वृत्त चित्र भी माना जाता है।
भारतीय सिनेमा की नींव में खास भूमिका निभाने वाले हरीशचंद्र सखाराम भाटवडेकर ने जितनी भी फिल्में बनाई वो सभी छोटी समय सीमा वाली थी और शायद यही वजह है कि बड़ी समय सीमा की फिल्मों का निर्माण न करने के कारण इन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल पाई। पर दोस्तों, ये बात भी उतनी ही सच है कि हम भले ही किसी के योगदान को याद करें या ना करें, इतिहास इन्हें कभी नहीं भूलता। और ऐसे ही अनछुए इतिहास के पहलू से हम आपको वाकिफ करवाते हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के जरिए। तो आज भारतीय सिनेमा के इस पहले फिल्म मेकर को उनके महत्वपूर्ण योगदानों के लिए हमारी पूरी टीम तहे दिल से सलाम करती है। और देखिए ना, जिस घड़ी का मुझे बिल्कुल भी इंतजार नहीं होता वो आ ही जाती है मतलब विदा होने की घड़ी। चले कोई बात नहीं, हम मिलते तो रहते हैं ना आपसे, तो दोबारा मिलेंगे बहुत जल्द। लेकिन पहले सवाल पूछ लेते हैं जाने से पहले। सवाल ये है कि इफ्तिखार अली खां पटौदी का जन्म कौन से शहर में हुआ था? तो जल्दी से अपने सही जवाब भेजिए borntoberemembered@gmail.com पर। और हमें आप फॉलो कर सकते हैं facebook.com/borntoberemembered पर। तो आपके फेवरेट शो बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में आपकी दोस्त बबीता बहुत जल्द आपसे मिलने फिर आने वाली है। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा परछाया सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा परछाया सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको, मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुतकर्ता कोपल ठाकुर, आलेख प्रियंका तिवारी, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह।